हाँ नेहा बेन, वी आर लाइव नाउ। हाँ, नमस्ते, नेहा। हेलो फ्रेंड्स। 2 दिन का सेशन डॉक्टर निश्चल भट्ट के साथ हमने किया, जो अच्छा रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। आज फिर निश्चल सर के साथ मैं आई हूँ। आप आए हैं तो एक मैसेज वगैरह दीजिए तो पता चले कि ज्वाइन होना शुरू हुए हैं। है वैशाली मोदी है, श्रुति प्रशांत है, ओके। दीप्ति शाह, स्वाति खत्री है। लोग ज्वाइन होना शुरू हुए हैं। हम जी हमारा सेशन शुरू करेंगे। जी। तो हम निश्चल भट्ट से सबसे पहले कल का थोड़ा रिवीजन ले लेते हैं। कल निश्चल सर ने जन्म से लेके 10 साल तक का हमको सब इंफॉर्मेशन दी थी। आज फिर से एक रिवीजन ले लेते हैं छोटा सा। तो सर प्लीज एक रिवीजन दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जब बच्चा 2 साल से 10 साल के बीच का होता है तब पेरेंटिंग में जो भी कुछ जिस इसका ध्यान रखना है उसके ऊपर हमने बात करी थी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो रोल मॉडलिंग। हमें हमारा बच्चा जैसा चाहिए वैसा हम उसके साथ एक्ट और बिहेव करना शुरू करेंगे तो वो हमें देख के ज्यादा सीखेगा, नहीं कि हम उसको क्या बोलेंगे वो सुन के ज्यादा सीखता है। दूसरी हमने जो बात करी थी वो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल की बात करी थी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो है ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ पेरेंटिंग। ऑथोरिटेटिव काइंड ऑफ पेरेंटिंग माने हम बच्चे के साथ बहुत प्यार से बात करते हैं और उसके पास से काफी सारे डिमांड्स भी रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। जब हम ये दोनों चीजें एक साथ करते हैं तो बच्चा उसको प्यार से फॉलो भी करता है और अपनी जितनी भी ज्यादा कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश करके बहुत अच्छे से आपके साथ बिहेव करता है। उसके बाद हमने पेरेंटिंग फेज के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने बताया था कि पहले 5 साल में हम डायरेक्टिव पेरेंट होने चाहिए। डायरेक्टिव पेरेंट यानी हमको बच्चे के साथ थोड़ा प्यार से स्ट्रिक्ट भी होना है, उसको डिसिप्लिन भी करना है, उसके बिहेवियर के ऊपर भी वर्क करना है, लेकिन वो भी प्यार से करना है। 5 से 10 साल के बीच में हमें कोचिंग काइंड ऑफ पेरेंटिंग करनी है, जिसमें हम बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट होंगे, कभी कभी इतना स्ट्रिक्ट होंगे कि उसको हम पसंद भी नहीं आएंगे फॉर अ वाइल, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम वो जैसा बनना चाहता है वैसा बन पाएगा, बिकॉज हम उसको काफी चीजों के लिए जहां वो स्टॉप हो रहा है वहां से उसको पुश करते रहेंगे। आज हम जो बात पेरेंटिंग फेज की करेंगे वो फिर आगे जब भी आएगा तब करेंगे। उसके अलावा जो हमने बात करी थी वो बिहेवियर और डिसिप्लिन के लिए 3 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू फॉलो। नंबर 1 इज, जो बच्चे का बिहेवियर इरिटेटिंग है लेकिन आपको पसंद नहीं आ रहा है लेकिन हार्मफुल नहीं है, उस बिहेवियर को आपको इग्नोर करना शुरू करना है। इग्नोर करेंगे तो उसको वो बिहेवियर करने में मजा नहीं आएगा, तो वो अपने आप वो बिहेवियर कम करके चला जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रेजिंग चाइल्ड्स बिहेवियर। बच्चे को प्रेज नहीं करना है लेकिन उसका जो बिहेवियर है उसको प्रेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो चीज आपको पसंद आएगी आप उसको नोट करेंगे तो वो चीज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। और थर्ड एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट डिसिप्लिनिंग अ चाइल्ड इज नेगेटिव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। जो चीज बच्चे का बिहेवियर है वो हार्मफुल है और उसके साथ वो दूसरों किसी को मेंटली भी उसको डिस्टर्ब करता है, उस चीज को हमें एक नेगेटिव साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस के साथ कनेक्ट कर देना है। अगर कोई बच्चा चीजें फेंकता है या उसको तोड़ देता है तो हमें क्या करना है कि उस बिहेवियर के साथ एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस कनेक्ट करना है जिसकी वजह से उसको वो चीज करने में वापस नेक्स्ट टाइम सोच लगे कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो मेरे साथ ये कॉन्सिक्वेंस होता है, और उसकी वजह से वो करना भी कम धीरे धीरे कर देगा। अगर हम फॉर 15 डेज ये 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो फॉर श्योर हमारे यहाँ एक नया बच्चा न्यू बिहेवियर के साथ आएगा और उसकी वजह से काफी अच्छा एटीट्यूड और बिहेवियर रहेगा। तो हमें ये 3 चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हमें उसके साथ बहुत प्यार से पेश आना है। तो रोल मॉडल पेरेंटिंग, 3 इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पेरेंटिंग phases, and
4 डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल। अगर ये चीजें करेंगे तो हम यंग बच्चों को अच्छे से पेरेंटिंग कर पाएंगे और पावरफुल भी रहेंगे। जी। अब एक क्वेश्चन ऐसा आया है कि क्यों टीन चाइल्ड और यंगर चाइल्ड के बीच में कंपैरिजन होती है? कंपैरिजन होती है। हम्म। हाँ, लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरा बड़ा लड़का 11 इयर्स का है और एक छोटी लड़की 6 साल की है, तो उसमें कंपैरिजन, ये बहुत नॉर्मल है। दो बच्चों में थोड़ी सी राइवलरी होना, उसका कंपैरिजन होना। जब हम एक बच्चे का ध्यान रखेंगे तो दूसरे बच्चे को ऐसा लगेगा कि मेरा ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैंने फर्स्ट सेशन में आपको बोला था कि अगर आप वाकई ही एक बच्चे का ज्यादा ध्यान रख रहे हैं और दूसरे बच्चे का कम ध्यान रख रहे हैं, और वो सच आपको लग रहा है, आपको वो पिंच कर रहा है, तो उसके ऊपर काम करना शुरू करिए। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट है कि आप दोनों बच्चों का एक ही तरीके से अच्छा सा ख्याल रख रहे हैं, तो आपको बच्चा कुछ भी बोले उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देके आप जो करते हैं उसको करते रहना है। जिसकी वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे बच्चे के दिमाग में से वो कंपैरिजन और वो फेवरेटिज्म जो हो रही उसको लग रहा है, वो धीरे धीरे चला जाएगा। आप अपने दिमाग से निकाल देंगे, अपने पेरेंटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो ये चीज थोड़े समय के लिए होती है, वो अपने आप चले जाती है। उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है उसमें। अच्छा, ऐसा भी होता है सर कि हम ही ऐसा करते हैं कि देख बड़ा ऐसे कर रहा है तो तुझे ऐसा करना है, तो ये कंपैरिजन शायद कहीं पे हम खुद ही लाते हैं, पेरेंट्स वो खुद ही। कंपैरिजन तो कभी नहीं करना है, बिकॉज हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, हर एक बच्चे का एप्टीट्यूड अलग होता है, हर एक बच्चे का एबिलिटी अलग होता है। तो वो कंपैरिजन तो कभी नहीं करना है। हम जब आगे कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे ना, तो हम इसमें ज्यादा डीपली जाएंगे। अच्छा। अ, आप अलग-अलग वैरायटी बताएँगे पावरफुल पेरेंटिंग की? पावरफुल पेरेंटिंग टीन्स के लिए क्या-क्या हो सकती है? या देखिए, जब बच्चा ट्वीन या टीन होता है, ट्वीन माने 9 साल से 12 साल के बीच में, वो प्री टीन कहते हैं। उस दौरान 9 साल से कम उम्र का बच्चा ज्यादातर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बट ग्रेजुअली वो बच्चा इंडिपेंडेंट होना शुरू होता है। वो अपनी आइडेंटिटी अलग से दिखाना भी चाहता है और क्रिएट भी करना चाहता है। इसकी वजह से जब हम छोटे बच्चों का पेरेंटिंग करते हैं, अगर उसी तरीके से टीनेजर्स बच्चों का भी पेरेंटिंग कंटिन्यू करेंगे, तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। टीनेजर्स में क्या चेंजेस होते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनमें फिजिकल चेंजेस होते हैं, और जिसकी वजह से उनके जो शारीरिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें जो चेंजेस होते हैं, वो उनको काफी ज्यादा इमोशनल भी करते हैं, और उनको पता नहीं चलता कि ये डिफरेंस क्या हो रहा है। उसी दौरान उनके मूड्स में काफी सारे स्विंग्स आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उनको पेरेंट्स से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है, बिकॉज वो लोग उन्हीं एज के हैं, एक तरह से सोचते हैं, इसलिए उनके साथ रहना ज्यादा पसंद आता है। टीनेजर्स का जो ब्रेन होता है वो बहुत डिफरेंटली डेवलप होता है। हमें लगता है कि जो बच्चा 4 5 6 7 8 साल तक अच्छे से हमसे बात करता था, अब ये 13 14 15 साल का हो गया, अब मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या तो काफी सारी चीजें छुपा रहा है, या जब मैं उसको पूछना चाहता हूं तब वो ठीक से जवाब नहीं दे रहा है। बिकॉज ऑफ ये डिफरेंशियल ब्रेन डेवलपमेंट, उसके ब्रेन के जो एरियाज जिसमें इमीडिएट रिवॉर्ड सिस्टम यानी कुछ अच्छा सेटिस्फेक्शन मिला है, वो चीज, वो एरिया ऑफ ब्रेन काफी ज्यादा डेवलप हो जाता है। जैसे न्यूक्लियस एक्यूमेंस या एमाइग्लाइडा करके जो पार्ट है ब्रेन का, वो माइलिनेशन बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी हाई रिस्क बिहेवियर, बिकॉज ऐसा रिस्क बिहेवियर करेंगे जिसमें उनको ग्रेटिफिकेशन और सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा, वो जल्दी से डेवलप होता है। इमोशनल रिएक्टिविटी जो ब्रेन से मेंटेन होती है, वो भी ज्यादा जल्दी डेवलप हो जाती है। लेकिन इन सब चीजों को कंट्रोल करने वाला ब्रेन का जो पार्ट होता है, जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो ऑलमोस्ट 18 से 25 साल के बीच में डेवलप होता है। इसीलिए टीनेजर्स में ऑर्गेनाइजेशन करने की जो एबिलिटी होती है वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है। टाइम मैनेजमेंट उतना अच्छा उनमें डेवलप नहीं हुआ होता है। अपने इमोशनल अर्ज को कंट्रोल करने का जो एरिया ऑफ ब्रेन होता है वो उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होता है।
कोई भी प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व स्ट्रेट फॉरवर्डली कैसे करना है, वो भी वो उतना ज्यादा उस समय नहीं सोच पा रहे हैं, और उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी उनका इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन हावी होता है। इसीलिए इस दौरान इमोशनल रिएक्शंस, मूड स्विंग्स, सामने जवाब देना, थोड़ा गुस्सा कर लेना, या हाई रिस्क बिहेवियर जैसे कि फास्ट टू व्हीलर चलाना या कहीं से जंप लगा देना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ये अगर हम समझेंगे कि ये उनका डिफरेंशियल ब्रेन जो डेवलप हो रहा है उसकी वजह से है, उसमें उस टीनेजर का कोई दोष नहीं है। उसके साथ हम ये अंडरस्टैंड करके कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि जो बच्चा यंग एज में सारी बातें बता रहा है वो अभी इस एज में आके क्यों चीजें नहीं बता रहा है। तो ये बच्चे को समझना बहुत जरूरी है। तो हम नए तरीके से अपने पेरेंटिंग स्टाइल में चेंज करके ये टीनेजर्स का अच्छा पेरेंटिंग कर पाएंगे। अच्छा, मैंने ऐसे सुना है कि 11-12 साल की उम्र में फिजिकल चेंज में जैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से भी लड़का और लड़की में अलग-अलग हार्मोनल चेंजेस की वजह से अलग-अलग चीजें बदलती हैं, जिसकी वजह से वो ऐसा बर्ताव करते हैं। सही बात है, बिल्कुल हार्मोनल चेंजेस भी काफी ज्यादा रोल प्ले करते हैं उनमें। मूड स्विंग्स में वो हार्मोनल चेंजेस भी इश्यू होता ही है, बिकॉज टीनेजर्स जब फिजिकल डेवलप हो रहे हैं, मेंटली डेवलप हो रहे हैं, तब उनमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। इस एज ग्रुप में हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा नहीं होते हैं, सो दे हैव टू चैनलाइज देयर एनर्जी सो दैट दे कैन गो ऑन अ प्रॉपर राइट डायरेक्शन। ओके, अभी आपने बोला कि कम्युनिकेशन से बहुत सारी चीजें बदली जा सकती है, तो टीनेजर के साथ कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए? या सबसे पहले हमें एक चीज जो समझनी है वो ये समझनी है कि अगर आपको अच्छा पेरेंटिंग करना है टीनेजर्स के साथ तो कम्युनिकेशन इज द की। अगर कम्युनिकेशन आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो 110% ऐसा होगा कि आपका पेरेंटिंग ठीक नहीं रहेगा। दो जनरेशन के बीच में हम कभी कभी जनरेशन गैप की बातें करते रहते हैं, बट एक्चुअली वो जनरेशन गैप नहीं होता है, वो ज्यादातर कम्युनिकेशन गैप होता है। हमें बच्चे के साथ जो कम्युनिकेशन करना है उसमें इश्यू क्यों आए हैं, बिकॉज जैसे जैसे टीनेजर बड़ा होना शुरू करते हैं उनको काफी सारी चीजें अपने पास रखनी है, सबसे शेयर करना अच्छा नहीं लगता है। सो दे ट्राई टू बी मोर ऑफ अ kind of private things, so they don't share things with the parents that easily, जो अपना यंग एज में वो लोग शेयर कर रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि टीनेजर्स के अपने थॉट्स और फीलिंग्स काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं कि एंड दे आल्सो डू नॉट फाइंड प्रॉपर वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस। अगर 14-15 साल लड़का घर आके मम्मी से बात करता है कि मम्मी मम्मी वो फोर्थ बेंच पे जो लड़की बैठती है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस दैट अ चाइल्ड कम्स होम एंड से टू हर हिज मदर, और तुरंत मम्मी में रिएक्शन आना शुरू हो जाता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है, और वो काफी ज्यादा बोल भी देते हैं कि तुम पढ़ने जाते हो या प्यार करने के लिए जाते हो स्कूल में। अब बच्चा सिर्फ आपको बता रहा है कि मुझे ये लड़की पसंद है, उसने ऐसा तो नहीं कहा मुझे प्यार है, मुझे उसके साथ साथ शादी करनी है। जब भी बच्चा ऐसा आके आपको बताता है तो नॉन जजमेंटल होके हमें उसको एक्सेप्ट करना है। 14-15 साल के बच्चे में ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन इज वेरी नॉर्मल। लड़के को लड़की पसंद आएगी, लड़की को लड़का पसंद आएगा, वो अट्रैक्शन इज नेचुरल विच इज ह्यूमन। उसको आपको खुश होना है कि उसको लड़की पसंद आ रही है, यानी उसका जो ओरिएंटेशन है वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। बट उसके साथ उस टाइम अगर आप प्यार से उसके टीम में होके बातचीत करेंगे तो वो आपके साथ होगा, कुछ भी उसके साथ उस रिलेशनशिप में आगे होगा तो वो आपसे अच्छे से बात भी करेगा और शेयरिंग भी करेगा। बच्चों को अपनी चीजें काफी सारा सिक्रेटिव रखने की भी आदत होती है, और जिसकी वजह से भी ये चीज ठीक से बात नहीं कर होती है। तो हमें पेरेंटिंग में टीनेजर्स के साथ कम्युनिकेशन में तीन चीजों का ख्याल रखना है। हम जो भी उसके साथ बात करेंगे वो एक इंडिविजुअल ग्रोइंग अप चाइल्ड है, टीनेजर है,
अलग इंसान है, तो उससे हमें काफी रिस्पेक्ट से बात करनी है। दैट इज नंबर वन। सेकंड, उसके साथ एम्पैथेटिक रहेंगे, उसके शूज में अपना पग शूज डाल के, पाँव डाल के सोचने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल बच्चा हमें क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके साथ जब भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब क्या है कि मैं जो क्वेश्चन पूछूं उसका उसको विस्तार से जवाब देना पड़े। मैं उसको ऐसा क्वेश्चन पूछूं जिसमें वो हाँ या ना में कंप्लीट कर सके, दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। सो हमें एक ओपन एंडेड क्वेश्चन, बेटा आज पूरे दिन में क्या इंटरेस्टिंग हुआ स्कूल में, जरा बताओ ना। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो वो दो तीन चीजें ऐसी बताएगा जो रियली इंटरेस्टिंग है, और उसके साथ उसके शहर में आपको कुछ ऐसा भी सुनने को मिलेगा जिसमें आप उसकी लाइफ में, उसके थॉट प्रोसेस में, उसके स्कूल लाइफ में भी जा सकोगे, और उसमें से उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसमें कुछ अगर स्कूल में प्रॉब्लम है वो उसको भी आप जज कर पाएंगे। तो ऐसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस अगर हम पूछेंगे वर्बली, तो बच्चा अच्छे से आपके साथ कम्युनिकेट करेगा। जैसे बच्चे को लगता है कि हम उसको इंक्वायरी कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग इसलिए कर रहे हैं कि उसके बारे में हमें जानना है, वो तुरंत चुप हो जाएगा, वो जवाब नहीं देगा। बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट फॉर्मिंग आवर क्वेश्चन। वो इंटरेस्टिंग होने चाहिए, एंड देन दे विल डेफिनेटली communicate with us very well. Second important skill of the communication is non-verbal skill. जब भी बच्चे से बात करेंगे, अच्छे से आई कांटेक्ट करेंगे, स्माइल से बात करेंगे, ओपन रहेंगे, अपने हाथ पैर ये सब चीजें, हमारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वो जो कुछ भी शेयर करेगा हम पूरा उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर हम मोबाइल के सामने देख के उसके साथ बात करेंगे, या कहीं और डिस्टरबेंस हो रहा है उस टाइम उसके साथ बात करेंगे, तो वो कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहेगा। द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट कम्युनिकेशन इज एक्टिव लिसनिंग। 80% ऑफ द टीनेजर्स प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व अगर हम उनको सुनना सीख लें। अगर हमने उनको सुनना सीख लिया तो ये सारे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे। एक्टिव लिसनिंग में क्या होता है कि हमें वो जो बोल रहे हैं उसके ऊपर अटेंशन देना है। उस टाइम मिनिमली, अच्छा ऐसा हुआ, ओह वाओ, ऐसा करके एक मिनिमल रिस्पॉन्स देना है। उस समय एक हमारा जो उसके बोलने के बाद जो एक्सपीरियंस होता है, अच्छा तुम्हें दुख दुख हुआ इस बात को सुन के, अगर मैं होता तो मुझे भी दर्द होता। जस्ट टू बी विद दैट चाइल्ड। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग इज, कम्युनिकेशन करते समय जिद नहीं करना है। जिद इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ जजमेंटल, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन, कंपैरिजन एंड कंपटीशन। अगर ये 5 चीज़ें बातचीत करने में आ गई, बच्चे ने कुछ कहा और हम तुरंत जजमेंटल हो गए, या कुछ इवैल्यूएट कर लिया, या उसके फ्रेंड के साथ या दूसरे बच्चे के साथ कंपैरिजन कर लिया, तो वो बच्चा बोलना बंद कर देगा। कम्युनिकेशन वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग विद द चाइल्ड। वर्बल कम्युनिकेशन, non-verbal body language, and active listening. एक्टिव लिसनिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल। मैं आपको एक टीनेजर ने बोली हुई एक पोएम सुनाना चाहता हूँ इस टाइम पर, कि टीनेजर पेरेंट्स से कैसा बोले या कैसा सुने, ऐसा वो चाहते हैं। एक टीनेजर बोल रहा है, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी, आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर एडवाइस। Yes. When I ask you to listen to me, I am not asking for your explanations. When I ask you to listen to me, I am not asking you to solve my problems. When I ask you to listen to me, I am not asking for your judgments. When I ask you to listen to me, I am not blaming you for my problems. See, majority of the time हम टीनेजर से इसी फॉर्म में बात करते हैं, एडवाइस देने के लिए, एक्सप्लेनेशन देने के लिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उसके बारे में जजमेंट होने के लिए, या हम कभी-कभी हमें ऐसा लगता है कि उसके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, इसके लिए वो हमें ब्लेम कर रहा है। इन सब चीज़ों के लिए टीनेजर से कम्युनिकेट करना नहीं चाहता है। वो ऐसा कह रहा है, व्हेन आई ask you to listen to me, I am asking you to be with me, to hear me, to let me work things out for myself. When I ask you to listen to me, I am asking you to trust me.
so I can feel free to share with you my feelings, my hopes, my concerns, my questions, my confusions. Me and I, in turn, will listen to you. So when we listen to a teenager without being judgmental, just to be within his life, in his thoughts, 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स वो अपने आप खुद टैकल करना जानते ही हैं। उनको पता ही है इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। उनको सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए जो प्यार से सिर्फ सुनेगा। और अगर आप ऐसे सुनना शुरू करोगे तो आपके कम्युनिकेशन में जो 80% इश्यूज के साथ आते हैं वो वहीं के वहीं क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल बी मोर इन चाइल्ड लाइफ। तो ऐसा अगर एक्टिव कम्युनिकेशन होता है तो फॉर श्योर टीनेजर्स को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। एक बात सर आपने बहुत अच्छी कही, जब बच्चा टीन एज में आना चालू होता है तो जो आपने बताया कि उसको लड़का अच्छा लगता है, लड़की को, और लड़के को लड़की अच्छी लगती है, तो ये टीन एज में जैसे ही आते हैं ना, माँ बाप का ये क्वेश्चन अपने अंदर होता ही है कि उसे कोई अच्छा लगता होगा, ऐसा कुछ होगा ये और इसकी वजह से तो इसमें समझा के बच्चे को मतलब अगर हो भी गया, उससे उसने कहा कि मुझे अच्छी लगती है और मुझे अच्छा लगता है और मुझे इसी के साथ जीना है, ऐसा सब होता है इसी एज में, यही एज है। तो उस वक्त बिल्कुल होता पेरेंट्स है। को कैसे बात करनी चाहिए उन लोगों के साथ, बच्चों के साथ? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बात और सही सही पॉइंट पकड़ा है। ये होना नॉर्मल है। सबसे पहले पेरेंट्स को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन, दूसरी लड़के को लड़के के साथ या लड़की को लड़के के साथ अट्रैक्शन होना, बट टीनेजर्स में ये जो होता है ना वो एक्चुअल लव नहीं होता है, वो ज्यादातर क्रश होता है या अट्रैक्शन होता है। हमें बच्चों के साथ ये बात करनी है कि स्टेटिस्टिक्स ये कहता है और मेरा एक्सपीरियंस भी ऐसा है कि इस उम्र के लेस देन 1% ऑफ द जो क्रश या अट्रैक्शन होता है वो एक्चुअल फाइनल रिलेशनशिप में डेवलप होते हैं। इस दौरान किसी एक लड़की या एक लड़के साथ कांटेक्ट करके उसके साथ क्लोज होने से अच्छा है कि आप एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिस ग्रुप में 4-5 लड़के हैं, 4-5 लड़कियां हैं। आप ग्रुप में साथ में अपना काम कर रहे हैं, अपना साथ में जो भी कार्य है, जो भी पढ़ाई है या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एक ही इंसान के साथ बहुत क्लोज कनेक्शन करना इसलिए ठीक नहीं है कि 6 महीने, 1 साल या 2 साल के बाद अगर उस इंसान को कोई और अच्छा लगेगा तो वो आपके ऊपर इमोशनल काफी ज्यादा बैगेज ले लेगा और वो शायद आपके अपनी करियर में प्रेजेंटली एंड अपने फ्यूचर में, अपनी मैरिड लाइफ में भी काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो हमें वन ऑन वन रिलेशनशिप को डेफिनेटली डिस्करेज करना है, उसके साथ टीम बना के इसमें से ये किस तरह से आगे जाके अच्छे से रिलेशनशिप डेवलप कर पाए उसके बारे में उसके साथ ओपनली बातचीत करनी है। और उसी के लिए नॉन जजमेंटल होना, उसके टीम में रहना, उसको पता चलेगा कि मैं कुछ भी करूंगा, माय पेरेंट्स आर विथ मी, दे आर नॉट इन माय एनिमी एरिया। देन ये चीज अगर हो जाएगी तो फॉर श्योर बच्चा आपके साथ आके सब कुछ बातें करेगा। ज्यादातर ये प्रॉब्लम मदर्स को होती है सर, फादर फिर भी थोड़े वो रहते हैं, पर मदर्स बहुत ये हो जाती है कि अब क्या, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, अब या तो उसको बंद कर देते हैं, ऐसा सब होता है इस जब ये रिलेशनशिप आती है तब। अगर अगर आपको लग रहा है कि आप इस इश्यू को अपने आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, प्रोफेशनल हेल्प बहुत अच्छे से अवेलेबल है, काउंसलर्स बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं, साइकियाट्रिस्ट बहुत अच्छे से अवेलेबल होते हैं। इवन देयर आर फ्यू कोर्सेज व्हिच दे कैन डू विद द चिल्ड्रन सो दैट द कम्युनिकेशन विल डेफिनेटली इंक्रीज और उसकी वजह से पेरेंट्स विल गेट द पावर टू बेटर कम्युनिकेट एंड हैंडल द टीनेजर्स। यस सर। और एक क्वेश्चन है सर, कम्युनिकेशन और लिसनिंग आपने बताया बहुत अच्छी तरह से, अब है रोल मॉडल पेरेंटिंग, क्या होता है? हाँ, रोल मॉडल पेरेंटिंग के ऊपर जाऊं इससे पहले मैं एक 3L के बारे में बात करूंगा। 3L क्या होता है? जब भी हम टीनेजर्स के साथ बातचीत करते हैं या उनको हैंडल करते हैं तो 3L में सबसे पहला L है लव योर चाइल्ड। अगर जितने भी पार्टिसिपेंट अभी इस लाइव वेबकास्ट को देख रहे हैं
मैं उनको बोलूंगा कि आप 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके आप जिस बच्चे के लिए इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बच्चे का बर्थ जब हुआ था, जब ने आपने फर्स्ट टाइम उस बच्चे को अपने हाथ में लिया था, या फर्स्ट टाइम उसको सुना था, या फर्स्ट टाइम उसकी छोटी छोटे हाथ को देखा था, या फर्स्ट टाइम वो बच्चा रोया था, तब आपके दिमाग में क्या सोच चल रही थी? व्हाट वाज द फीलिंग दैट यू हैड ड्यूरिंग दैट मोमेंट? जब आप उसको घर लेके आए, वो धीरे-धीरे ग्रो करने लगा। पहली दफ़े वो बैठना सीखा, पहली दफ़े उसने चलना सीखा, पहली दफ़े उसने मम्मी या पापा को नाम से पुकारा। उस टाइम आपको क्या फीलिंग थी? उस फीलिंग को आपको अभी फ़ील करना है, और आप जब भी अपने ग्रोन अप चिल्ड्रन के साथ, भले वो टीनेजर है या 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, वो आप उस लव के साथ उनके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, अपना रिलेशनशिप शो अप करेंगे, तो कभी-कभी काफ़ी सारे ऐसे बिहेवियर जो हम इरेटिक बच्चों के साथ कर जाते हैं, उस पे हम खुद कंट्रोल कर पाएँगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू हैंडल योर चाइल्ड और अ टीनेजर बॉय और गर्ल विथ लॉट्स ऑफ लव। हमें वो लव को दिखाना है। बच्चे टीनेजर्स जैसे-जैसे बड़े होते हैं, हम उनको टच करते हैं ना, तो शुरुआत में वो हमें धकेल देते हैं। लेकिन जैसे-जैसे वो टच करना कंटिन्यू करते हैं, उनको वो चाहिए, उनको अच्छा लगता है। उनके कंधे पर हाथ रख के खड़े हुए, उसको थोड़ा पीछे से हग कर दिया, या उसके साथ उसको पीछे से टैप कर दिया, कुछ उसने अच्छा किया है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो ये फिज़िकल टच ऑफ लव, अफेक्शन बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उस बच्चे को एक्सेप्टेंस के साथ कनेक्ट करना है। जो मेरा बच्चा है, वो जैसा है वैसा परफेक्ट है। अगर वो एक्सेप्टेंस के साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे, तो हम नेचुरली उसको लव शो अप कर पाएँगे। लव के साथ जो दूसरा एल है, वो है लिमिट। जैसे मैंने बताया, टीनेजर्स बच्चों में डिफरेंशियल ब्रेन डेवलपमेंट होता है। सो रिस्क टेकिंग बिहेवियर, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। उनके कोई भी बिहेवियर का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, वो उतना इमीडिएटली उनको पता नहीं चलता है। तो हमें उनको लिमिट के साथ रखना है। इसीलिए 18 साल तक आपने देखा होगा, टू व्हीलर का लाइसेंस अलाउ नहीं है, बिकॉज़ देयर ब्रेन इज़ नॉट येट रेडी टू ड्राइव अ टू व्हीलर। 18 साल तक आपको वोटिंग करने का भी अलाउ नहीं है, बिकॉज़ योर ब्रेन इज़ नॉट रेडी टू थिंक व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो लव तो करेंगे, लेकिन लॉट्स ऑफ लिमिट्स भी होनी चाहिए। बच्चे का घर आने का टाइम, बच्चे का पार्टी करने का टाइम, बच्चे का कोई भी इंटरनेट चीज़ यूज़ करने का जो टाइम है, उसके ऊपर भी आपकी लिमिट होनी चाहिए। अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल दूँ, तो मेरा लड़का अभी फर्स्ट एमबीबीएस में स्टडी कर रहा है। उसको जब तक उसकी नीट एग्ज़ाम खत्म नहीं हुई थी, हमने उसको स्मार्टफ़ोन नहीं दिया था। और वो पहले से घर में रूल था ही, और उसको पता था कि ये मैं कुछ भी करूँगा, उसने फॉर्च्यूनेटली कभी माँगा नहीं। बिकॉज़ उसको पता था कि इवन इफ आई विल आस्क, इट विल नॉट बी अवेलेबल, बिकॉज़ दिस इज़ द रूल ऑफ द हाउस। जब तक उसने 18 इयर्स कंप्लीट नहीं किया, उसका लाइसेंस नहीं आया, तब तक वो टू व्हीलर नहीं चलाता था। वो साइकिल लेके ट्यूशन्स में या क्लास में जाता था, या मैं या माय वाइफ यूज्ड टू ड्रॉप हर हिम एट द प्लेसेस। तो ये रूल घर में बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ कि अभी ये कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, आपका 14 साल का लड़का या 15 साल की लड़की को आप सिविल हॉस्पिटल में ले जाके अकेले छोड़ देंगे कभी? आप अगर स्मार्टफ़ोन के साथ बच्चे को इंटरनेट देते हो, तो ये कंपैरिज़न है कि आपने उस बच्चे को सिविल हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट के साथ अकेला छोड़ दिया। बिकॉज़ उस बच्चे को वो फ़ोन का यूज़ पता नहीं है, उसका जो नेगेटिव साइड है वो बिल्कुल पता नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चा जो होता है, वो पीयर प्रेशर में नहीं आता है। हम पेरेंट पीयर प्रेशर में आके बच्चे को स्मार्टफ़ोन दे देते हैं कि सब बच्चे ले रहे हैं तो मुझे तो देना ही पड़ेगा ना, अगर नहीं देंगे तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करने वाला है। टीनेजर बच्चा अभी भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। कई बार हम ऐसी भी बातें सोचते हैं कि जैसे बच्चा कंधे के लेवल पे आ जाता है, हमें उसका फ्रेंड हो जाना चाहिए। फ्रेंड ज़रूर बनेंगे,
लेकिन उसका पेरेंट बनना बंद नहीं करेंगे, बिकॉज पेरेंट हम खुद ही हैं, उसके कोई और पेरेंट नहीं होने वाले हैं। फ्रेंड रहिए, बट पेरेंटिंग बंद मत करिए। तो उस बच्चे को स्मार्टफोन देके कुछ आप उसका भला नहीं करने वाले हैं। अगर बच्चे को कोई भी इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, तो आपको 110% ये देखना है कि वो आपकी हाजिर में कॉमन एरिया में करे। स्मार्टफोन के साथ वो बच्चा एट एनी कॉस्ट बिफोर 17 ईयर्स शुड नॉट बी अलाउड टू गो इन हिज रूम और हर रूम, बिकॉज पता नहीं फिर उसका वो क्या और कैसे इस्तेमाल करेगा, बिकॉज पीपल आर देयर टू रियली बुली देम, टू टेक disadvantage of their cyber activities. So we have to be very careful. So we have to create limits. लड़का हो या लड़की हो, कपड़े पहनने की भी लिमिट अभी से दाखिल करना बहुत जरूरी है। अगर उसमें हम अभी से उसको कल्चरल वैल्यू की तरह कपड़े नहीं पहनाएंगे और छोटे छोटे कपड़े पहनने की आदत डालेंगे, तो आगे जाके उसके काफी सारे इश्यूज हो सकते हैं। सो फैमिली में जो अलाउड है, हमारे कल्चर में जो अलाउड है, उसका भी लिमिट करना बहुत जरूरी है। फूड के बारे में भी लिमिट करना बहुत जरूरी है। सब पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि बच्चे जंक फूड ही खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, बट वो उसमें बच्चे का कोई कसूर नहीं है। हम उसको अलाउ करते हैं कि वो जंक फूड मिलता है उसको। अगर आप 2 दिन नहीं अलाउ करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो भूखा रहेगा। तीसरे दिन तो फिर जो अवेलेबल होगा वो एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। अगर वो आपसे गुस्सा करता है, तो दैट इज द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। आप क्यों उसके साथ और ज्यादा गुस्सा करके या फोर्सफुली या थोड़ा सा पर्सिवली बात करते हैं? आप शांति से बात करिए कि बेटा इस घर में ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, और ये लिमिट्स बच्चे के टेम्परामेंट के मुताबिक हमें क्रिएट करनी होगी। और उसका एक रूल बुक बना दीजिए कि ये चीज हो सकती है, ये चीज नहीं हो सकती है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एल है वो है लैटिट्यूड। हमें बच्चे को लव के साथ लिमिट में रखना है, लेकिन फ्रीडम भी देनी है, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद लेना सीखना शुरू कर दे। कैसा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कौन से स्ट्रीम में जाना है, वो सारी इंफॉर्मेशन दे के उसका रेड रोड मैप क्रिएट करके उसको वो लेने की फ्रीडम भी देना बहुत जरूरी है। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर नेक्स्ट वीकेंड, अभी तो पॉसिबल नहीं है, बट जब भी सारे रेस्टोरेंट ओपन होंगे और नेक्स्ट वीकेंड में कहीं पे खाना खाने जाना हो, तो हमें हमारे बच्चों को 3 ऑप्शन देने हैं। बेटा, चाइनीज खाना है, गुजराती खाना है, पंजाबी खाना है। चाइनीज के लिए हमारे पास ये 3 रेस्टोरेंट है, पंजाबी के लिए ये 3 रेस्टोरेंट है, गुजराती के लिए ये 3 रेस्टोरेंट है। तुम कौन सा खाना खाना है और कहाँ खाना है वो चूज करो, हम वहीं जाके खाना खाएंगे। फाइनली हमने क्या किया कि हमने एक लिमिट भी क्रिएट करी और उसको वो चूज करने का फ्रीडम भी दिया। और जब भी वो ये चूज करता है, तो उसके साथ कम्युनिकेट करिए कि बेटा ये क्यों चूज किया, ये क्यों नहीं किया, और यहाँ क्यों जाना है। तो वो रीजनिंग डेवलप होगा, डिसीजन मेकिंग डेवलप होगा, क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होगी। तो ये छोटी छोटी बातचीत बच्चे को फ्रीडम भी देगी, उसकी पर्सनालिटी भी डेवलप करेगी, और उसको लिमिट भी पता चलेगा कि ये लिमिट है। नहीं तो वो कल बोल देगा कि चलो ताज में चलते हैं, और फिर वो हम नहीं कर पाएंगे या फिर ले जाना पड़ेगा। सो वी हैव टू क्रिएट दिस 3 L: लव, लिमिट एंड लैटिट्यूड। अगर ये 3 चीजों के साथ हम बच्चे के साथ बहुत अच्छे से बातचीत करेंगे, तो ग्रेजुअली उसका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत क्लियर होगा, क्रिएटिव थिंकिंग क्लियर होगा, और उसके साथ वो पर्सनालिटी भी अच्छे से डेवलप कर पाएगा। तो ये 3 चीजें। और आपने जो क्वेश्चन किया था रोल मॉडल पेरेंटिंग, रोल मॉडल इज जो हमें बच्चे से चाहिए वो मुझे पहले करना पड़ेगा। अगर मैं गाड़ी में बैठ के सीट बेल्ट खुद नहीं यूज कर रहा हूँ, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई चाइल्ड टू यूज सीट बेल्ट। अगर मैं 2 व्हीलर पे जा रहा हूँ और खुद हेलमेट का यूज नहीं कर रहा हूँ, आई कैन नॉट एक्सपेक्ट माई चाइल्ड टू वेयर हेलमेट। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा फिजिकली एक्टिव हो, तो आई हैव टू स्टार्ट डूइंग फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज और ज्वाइन सम फिजिकल एक्टिविटी, सो दैट वो देख के मेरा बच्चा वो करना शुरू करे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा रोल मॉडल पेरेंटिंग में जरूरी है, कि जो मैं करूंगा वो ही देख के बच्चा करने वाला है। इसलिए मैं मैनी टाइम्स बोलता हूँ अपने वर्कशॉप्स में कि डोंट वरी, योर चाइल्ड नेवर लिसन्स टू यू। डोंट वरी, योर चाइल्ड नेवर लिसन्स टू यू। डोंट वरी, योर चाइल्ड नेवर लिसन्स टू यू। Worry that they are always watching you.
जो आप करेंगे वो ही बच्चा देख के सीखने वाला है। कोई नई चीज आपके बोलने से उसके दिमाग में नहीं आने वाली है। तो हमें वो उसी तरह से रोल मॉडल पेरेंटिंग करना बहुत जरूरी है। यस। और एक सवाल और था कि बच्चों आजकल के बच्चे व्यसन में बहुत जल्दी आ जाते हैं। और एक हम्म। सवाल ये भी था कि आपने जो ये लिमिट्स कहा, तो ये हम्म। लिमिट्स बांधना, ये रूल्स हमको कब से स्टार्ट, कौन सी एज से उनको ये लिमिट्स, क्योंकि एकदम से आप 17 साल में आके बोलोगे कि अब तुम्हें मोबाइल यूज नहीं करना है, अब तुम्हें ये यूज नहीं करना है, अब तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो मानेंगे, क्योंकि वो उसके बिल्कुल। साथ रह गए। तो ये एक लिमिट कब करनी चाहिए, और बच्चे व्यसन में क्यों जा रहे हमें लिमिट की शुरुआत तो बहुत कम उम्र से, जब भी हम बच्चे को डिसिप्लिन करना शुरू करते हैं तब से वो लिमिट करना शुरू कर देना है। लेकिन अगर आपका बच्चा 15 साल का हो गया है और आपने अभी तक कोई लिमिट क्रिएट नहीं करी है, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। अभी भी आप उसके साथ एक आधा दिन के लिए बैठिए, उसके साथ वो जो कुछ भी कर रहा है उसके प्रोज एंड कॉन्स, करने से क्या फायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहा है, ये चीजों के बारे में आप बात करेंगे ना, तो वो अपनी लिमिट खुद क्रिएट करेंगे। और फिर हमें वो लिमिट को पेपर पर रख के उसके साथ वो फॉलो करता है कि नहीं। अगर वो अच्छे से फॉलो कर रहा है तो उसको 110% प्रेज करना है उस बिहेवियर को। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो उसके क्या क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो पहले से क्रिएट कर देने हैं। जैसे आपने एक लिमिट रखी है कि बेटा 24 आवर्स में 1 या 1.5 घंटा ज्यादा से ज्यादा मोबाइल का एंटरटेनमेंट पे यूज करना है। 15 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ। अगर उसने उस दिन 2.5-3 घंटे के लिए यूज कर दिया तो नेक्स्ट दिन का जो 1.5 घंटा है वो उसमें से कट हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट डे फिर वो 1.5 घंटे के लिए उसको मोबाइल नहीं मिलेगा। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस अगर उसको पता होंगे तो वो खुद अपने के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देगा। तो ग्रेजुअली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी अपने बच्चे के ऊपर डालेंगे और वो खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। बिकॉज पेरेंटिंग फाइनली इज, अगर आपका बच्चा जो कर रहा है वो अपने के लिए कर रहा है और जो कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होके कर रहा है। अगर ये चीज आ गई तो फिर आपको उसके पीछे नहीं रहना पड़ेगा, यही चीज करना जरूरी है। तो हम लिमिट अर्ली एज से शुरू कर सकते हैं तो ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन अगर देरी हो गई है, जैसे 14, 15, 16 साल का हो गया है, तो भी उसके साथ ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल यूज करके अगेन उसके साथ डिस्कशन करके नए लिमिट्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं जो उसके फ्यूचर के लिए और अभी प्रेजेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज जो आपने पूछी वो व्यसन के बारे में। मेजोरिटी ऑफ द टाइम आप अगर देखोगे कि जिन बच्चों में व्यसन है, 80-90% ऑफ द टाइम वो व्यसन घर में किसी को होना जरूरी होता है। घर में अगर किसी को वो व्यसन है और वो चीज इजीली अवेलेबल है तो वो बच्चा फॉर श्योर उस तरफ झुक जाएगा। जैसे घर में किसी को पान मसाला या गुटखा खाने की आदत है, या स्मोकिंग करने की आदत है, या कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार ड्रिंक लेने की आदत है, तो बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ दोज थिंग्स कि बड़े कर रहे हैं तो मैं भी बड़ा रहा हूँ, अब मैं भी करूंगा, और फिर धीरे से उस तरह के फ्रेंड्स की और वो झुक भी जाता है। तो वहां से वो शुरू होता है। सो आइडियली रोल मॉडल पेरेंटिंग इज वेरी वेरी क्रिटिकल। जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा ना करे, आपको भी वो नहीं ही करना है। मैं सिंपल एक मेरे घर का ही एग्जांपल दूंगा। वी बिलीव स्वामीनारायण, वी डोंट टेक ओनियन गार्लिक। और वो घर पर भी या बाहर भी जाते हैं तो वी टेक अटमोस्ट केयर कि जिसमें हो वो चीज नहीं खाएंगे, या ऐसी चीज का वो करेंगे जिसमें ओनियन गार्लिक नहीं है। तो वो बचपन से मेरे सन ने वो देखा हुआ है। तो वो स्ट्रिक्टली कहीं पे भी जाएगा, ही विल सी टू इट कि उसके पास जो चीज है उसमें ओनियन गार्लिक नहीं है। अगर उसमें होगा, कोई भी चीज अवेलेबल नहीं होगी, तो वो शायद फ्रूट्स ले लेगा या कोई और चीज ले लेगा, लेकिन वो चीज नहीं खाएगा। तो वो अगर फैमिली में है, कल्चर में है, वैल्यू में है, मैं खुद डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ उन सब चीजों में, तो मेरा बच्चा 110% उसको फॉलो करेगा। अगर आपका बच्चा किसी तरह से उस तरफ चला गया है तो हमें क्या करना है, उसके साथ बातचीत करनी है, उसके सटल बिहेवियरल चेंज को फाइंड आउट करना है। कि जैसे कोई बच्चा अपने रूम में बहुत ज्यादा रहने लगा है, उसका वॉशरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, या उसका घर आना, कॉलेज जाना या स्कूल जाना थोड़ा इरेटिक हो गया है,
उसके जो फ्रेंड्स हैं उसमें आपको कुछ लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इमीडिएटली वो बच्चे के साथ बात करिए या फिर प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, जिसकी वजह से आप जल्दी से जल्दी उस बच्चे को वहां से उसको बाहर निकाल पाए। कभी भी किसी भी बच्चे को पेरेंट्स को ब्लैकमेल नहीं करने देना है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। आज से 3 साल पहले एक पेरेंट मेरे पास आए थे कंप्लेन करने के लिए अपने बच्चे के बारे में कि सब 2 साल पहले मेरा बच्चा 10th में था, तो उस टाइम उसने आईफोन 4 मांगा मेरे पास कि आप मुझे आईफोन 4S दे दो तो ही मैं पढ़ाई करूंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या दिया किया, तो क्या मैंने ले दिया, अगर वो पढ़ाई छोड़ देगा तो उसका फ्यूचर का क्या होगा। मैंने बोला ठीक है, उस टाइम लेके दिया, लेकिन आज आप अभी क्यों आए हो मुझे मिलने के लिए। तो कहते सर इस बार वो 12th में है और वो मुझसे हाई एंड कावासाकी बाइक मांग रहा है कि आप मुझे ये बाइक लेके दो तो ही मैं पढ़ाई करूंगा, नहीं तो मैं पढ़ना बंद कर दूंगा। मैंने उनसे पूछा पेरेंट्स से कि आप क्या करना सोच रहे हो, कि सर वो पढ़ाई करना छोड़ देगा, ऐसा थोड़ी चलेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। मैंने तुरंत उनसे बात करी कि अगर आपने कावासाकी बाइक लेके दी और बिकॉज उनका रिस्क टेकिंग बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है, कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो प्रॉब्लम आपको और आपके बच्चे को दोनों को अभी या लाइफ टाइम रहेगी। उससे अच्छा है उसको बोलो बेटा पढ़ाई करना बंद कर दो। 6 महीने नहीं पढ़ेगा, 1 साल नहीं पढ़ेगा, उससे उसकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिकॉज हमने कभी ना कभी हमारी लाइफ में 6-12 महीने ऐसे ही वेस्ट किए होते हैं। लेकिन उसको पता चलना चाहिए कि मेरा बाइक और पढ़ाई का कोई संबंध ही नहीं है। मुझे जो पढ़ाई करनी है वो अपने लिए करनी है। वो पता चलेगा, 6 महीना घर बैठेगा, वापस वो पढ़ाई शुरू कर देगा और आपका वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। और वो आज इतने खुश हैं कि सर आपने जो बताया उस तरह से मैंने किया। तो कभी भी अपने बच्चे को ब्लैकमेल नहीं करने देंगे कि आप बुरी मम्मा हो यार, आप अच्छे पापा नहीं हो, ये तो क्या आप कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो रूल्स रेगुलेशंस कल्चर आपके फैमिली में है, वैल्यूज हैं, उसको किसी भी हाल में फॉलो करना है और उसको बच्चे को भी फॉलो करवाना है। इतना अगर हम पावरफुली पेरेंटिंग करेंगे। आज देखिए बच्चे इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स वीक हो रहे हैं। अगर हम पावरफुली उसके साथ डील करेंगे तो बच्चे भी अपनी लाइफ को पावरफुली आगे ले जाके डील कर पाएंगे। तो हमें उनको लव, लिमिट, एटीट्यूड, रोल मॉडल पेरेंटिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ बातचीत करके अच्छे से टीनेजर पेरेंटिंग करना है। जी, वक्त होते चला है। एक लास्ट कुछ मैसेज आप देना चाहें तो वो, और उसके बाद हम सवाल ले लेते हैं। जिनको भी बिल्कुल। सवाल हो वो। हाँ, जी। अगर पेरेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अगर कोई भी प्रश्न हो पेरेंटिंग के बारे में, टीनेजर्स पेरेंटिंग के बारे में, यंग पेरेंट हाँ। के बारे में, तो वो डेफिनेटली आप कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे पास अभी भी 10 मिनट का टाइम है जहाँ हम ये क्वेश्चन आंसर्स भी ले पाएंगे। तीन सेशन हो चले हैं सर के। कोई एक बात आप सर कहना चाहें पेरेंटिंग के ऊपर, एक मैसेज कुछ अच्छा सा। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं हमेशा देता हूँ कि बच्चा आपका किसी भी उम्र का हो, अगर उसके साथ वो एक न्यूबॉर्न बेबी है और उस टाइम आपको उसके साथ कितना लगाव है, अगर उस लव के साथ उसके साथ हम एटीट्यूड, बिहेवियर और कम्युनिकेशन करेंगे तो 110% हमारे काफी सारे जो इरेटिक बिहेवियर है उस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बच्चा मिसबिहेव करता है तब पेरेंट का बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो मिसबिहेव करे और हम भी मिसबिहेव करे, वो गुस्सा करे और हम भी गुस्सा करे, तो वो हम एडल्ट ग्रोन अप नहीं है, हम भी उसके जैसे बच्चे हो गए हैं। सो हमें सबसे पहले हमारा बच्चा जो भी है उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपका बच्चा अभी पढ़ाई में ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, उसको पहले एक्सेप्ट करो कि ये पढ़ाई में ठीक नहीं है। फिर दो थॉट्स आएगी आपको कि उसको अब पढ़ाई में मैं ठीक करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकता हूँ। दूसरा थॉट ये भी आएगा कि अगर पढ़ाई में ठीक नहीं है तो कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें ये बच्चा ज्यादा अच्छा कर रहा है, तो मैं उस एरिया को भी फिर इवेल्युएट करके उसको उस तरफ मैं लेके जा सकता हूँ।
मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चे खुद पढ़ाई क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनके पास कोई रोड मैप ही नहीं होता है। अगर 13, 14, 15 साल का बच्चा है, उसके साथ हम कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगे, तो उसके देयर विल बी फ्यू एरियाज ऑफ लाइफ जिनके ऊपर उनको थोड़ा-सा लगाव है। उसके साथ बातचीत करना शुरू करिए कि आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं। अगर वो 2-3 चीज़ें बोले, तो आप उनको एक काम दीजिए कि अगर तुम्हें पायलट बनना है या आर्मी ऑफिसर बनना है या आपको कोई एंटरप्रेन्योर बनना है या डॉक्टर बनना है, तो वो बनने के लिए जो रास्ता है, वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अगर वो पूरा रास्ता वो क्रिएट करेगा कि मुझे अगर डॉक्टर बनना है, तो मुझे 10th में इतने परसेंटेज लाने पड़ेंगे, 11th-12th में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे नीट की एग्ज़ाम में इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे, वो मार्क्स लाने के लिए मुझे नेक्स्ट 3 साल तक इतने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो खुद अगर ये रोड मैप क्रिएट करता है, तो फिर वो पढ़ाई के लिए आपको उसके पीछे नहीं रहना पड़ता है। वो खुद उसके पीछे लग जाता है, उसको नहीं पड़ता है। आप कंटिन्यूअसली उसके साथ रह सकते हैं। एक मोनाली ठाकुर का मैसेज है कि सर माय सन जस्ट हेट स्कूल। ये एक सेंटेंस है, उस पे आपको काफ़ी डीप वर्क करना पड़ेगा। स्कूल को हेट क्यों करता है? देयर आर मेनी रीजंस। कुछ टीचर्स के साथ उसका ठीक नहीं है, स्कूल में उसको दूसरे बच्चे बुली कर रहे हैं किसी वजह से, कोई पियून या कोई उसके साथ ठीक से बर्ताव नहीं कर रहा है, वो जो अभी पढ़ रहा है उस पढ़ाई में वो क्या समझ पा रहा है, जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ रहा है। अगर ये चीज़ों के बारे में आप सोचना शुरू करेंगे, उसके साथ बातचीत करेंगे, स्कूल में जाएँगे, तो भी पता चलेगा। सी कभी-कभी क्या होता है कि मॉर्निंग में हम बच्चे को स्कूल में भेज देते हैं, शारीरिक रूप से तैयार करके, लेकिन वो बच्चा वाक़ई मानसिक रूप से उस समय मॉर्निंग में पढ़ाई करने के लिए तैयार है, वो हम नहीं सोचते हैं। अगर 7:15 का आपके बच्चे का स्कूल का टाइम है, तो वो कम से कम 6:45 या 7 ओ क्लॉक 5:45 या 6 ओ क्लॉक तक उठ जाना चाहिए। सुबह उसको 1 से सवा घंटा रेडी होने पे मिलेगा, तो वो अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट करके 7 मिनट आपके साथ बैठ के तैयार होके स्कूल जाएगा। नहीं तो फिर क्या होगा कि वो आधे घंटे में फटाफट कुछ खाए बगैर दौड़ के स्कूल चला जाएगा और वो मेंटली रेडी नहीं है। उसका एप्टीट्यूड क्या है? कभी-कभी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चे में कि वो अंक नहीं समझ पाता, लेटर्स नहीं समझ पाता, मिरर इमेज करता है। तो इन सब चीज़ों को आपको अगर प्रॉब्लम है, तो 100% किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या पीडियाट्रिशियन को मिलके उसका सॉल्व करिए। तो हेट स्कूल इसके काफ़ी सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जो आपको खुद या अगर आप खुद नहीं ढूँढ पाए, तो किसी प्रोफेशनल्स को मिलके उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। नेहा सपन ठाकुर कह रही है, आपको दिख रहा है? हाँ, टीन एक उसके ऊपर है, टीन कम्युनिकेशन इजी करने के लिए क्या हम हमारे टीनेज के टाइम की बातें शेयर कर सकते हैं उनके साथ, तो वो शायद थोड़ा और ओपन होके हमारे साथ बात करे। हाँ, ये जानकी बैंकर ने बहुत बढ़िया बात बताई। ये जी। बहुत ज़रूरी है। आई मिस दिस पॉइंट। जब हम अपने टीनेजर्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, ऐड करते हैं, बिहेवियर करते हैं, तब हमें हमारा टीनेजर ईयर्स याद करना बहुत ज़रूरी है। अभी ये टीनेजर जो कर रहा है, वो हमने भी जब हम टीनेजर थे, थोड़ा बहुत तो किया ही होता है। तो हम जब अपनी टीनेजर्स एज की बात या एग्ज़ाम्पल देके उनके साथ बात करेंगे, तो हम उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँगे एंड देन दे विल डेफिनिटली connect with us and communicate with us very well. A very valid and good point by Janki Banker. या एक स्नेहा सपन ठाकुर का है, माय 3 years daughter gets angry sometimes when I try to control her. Other family members pamper her and I have to let her go. What should I do? लास्ट टाइम हमने बात करी थी पेरेंटिंग में ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो कभी-कभी हमें अपने बच्चों के साथ स्ट्रिक्ट होने में भी रोक सकते हैं। बट इसके लिए आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स या जो कोई घर पर है, उनके साथ पहले टीम बनाना पड़ेगा कि आप ये बच्चे का ये बिहेवियर एक्सेप्ट करेंगे, ये बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो सब अगर टीम में आ जाएँगे,
तो ये चीजें बार बार नहीं होगी। आपको उसके साथ स्ट्रिक्ट रहना है तो रहना ही है, और उसके साथ जो आपके और फैमिली मेंबर्स हैं उनको आपके साथ पहले टीम में ले लेना है, तो ही आप ये कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। नहीं तो वो बच्चा आपको ठीक से नहीं समझेगा, दूसरे लोगों को ज्यादा समझने लगेगा। जी, एक जयश्री बेन पंचाल का है, सर माय सन इज 8 years बट वो बहुत बैक आंसर कर रहा है लास्ट 4 महीने से, सो व्हाट कैन आई डू? वो बैक आंसर कर रहा है मानी हम कोई क्वेश्चन तो ऐसा कर रहे हैं जिसका वो बैक आंसर करे, तो हमें सबसे पहले अपने क्वेश्चन कैसा कर रहे हैं, वो क्वेश्चन करते समय या उसके साथ बात करते समय हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारे वर्ड्स कैसे हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा पहले ध्यान देना है। दूसरी चीज, वो बैक आंसर कर रहा है उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इग्नोर करना शुरू करिए। वो बैक आंसर इसलिए कर रहा है कि आप जो उसके साथ बोलना चाहते हो वो ज्यादा उसको पसंद नहीं आ रहा है या उसको फॉलो नहीं करना है। फिर भी आपको परसिस्टेंटली उसके पास जो करवाना है वो कहते रहना है। अपने मूड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, प्यार से जो कराना है वो कराते रहेंगे, तो 110% उसको पता चलेगा कि बैक आंसर देने का मुझे तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो बैक आंसर देना बंद हो जाएगा। सो दो चीजें, सबसे पहले हम कैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे, और अगर वो कम्युनिकेशन सही है और वो बैक आंसर कर रहा है तो उस बैक आंसर को प्यार से इग्नोर करना शुरू करेंगे। जी, एक धारा शाह है, सर आपने बोला रोड मैप देना है, लेकिन अगर उसने कंप्लीट नहीं हुआ तो बच्चा नर्वस नहीं होगा? वो फिर आपको उसके पीछे रहना है। अगर एक बच्चे ने अपना रोड मैप क्रिएट किया है, उससे पहले उसका एप्टीट्यूड, उसका पढ़ाई की और झोंक, ये सब चीजें जरूर आपको पता करना है, और उसमें आपको एक सेकंड ऑप्शन भी क्रिएट करना है। मेजोरिटी ऑफ द टाइम चाइल्ड कम्स आउट विथ फर्स्ट ऑप्शन, उसके पीछे आपको पुश रहना पड़ेगा, उसको बार 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 रिवाइज करते रहना पड़ेगा कि बेटा आपका ये गोल है, अभी आप जो कर रहे हो वो आपको उस गोल पे ले जाएगा। उसको पता चलेगा कि नहीं ले जाएगा, तो वो बार बार सी, बच्चा वीक फील करता है या बच्चा नर्वस होता है, वो भी आइदर फैमिलियल होता है या बच्चे की तासीर होती है, वो आपको शुरू से पता चल जाएगा। और उसमें फिर डिफरेंट जो फैमिली काउंसलर होते हैं, करियर काउंसलर होते हैं, वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, तो आप उनका भी सपोर्ट ले सकते हैं। जी, एक नीलम पंड्या जी का है, हाउ टू बी नेचुरल बिटवीन सिबलिंग्स फाइट? न्यूट्रल बिटवीन सिबलिंग्स फाइट, 80 न्यूट्रल, 90 या 80-90% ऑफ द टाइम सिबलिंग्स की फाइट में बीच में घुसना ही नहीं है, उनको हैंडल करने देना है। 80-90% ऑफ द टाइम एक दूसरे को कुछ करके छोड़ देंगे और फिर प्यार से 10 मिनट के बाद एक दूसरे के साथ खेलना शुरू कर देंगे। अगर वो फाइट बहुत ज्यादा सीवियर हो रही है, अगर उसमें आपको एक का बहुत क्लियर कट प्रॉब्लम है वो दिख रहा है, तो आपको एक दूसरे से उनको अलग कर देना है फॉर अ वाइल, और जिसका प्रॉब्लम है उसको जाके उसको समझाना है ठीक से। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय देमसेल्व्स। न्यूट्रल मानी देखते रहना है कि किसी को फिजिकल हार्म तो नहीं हो रहा है ना, वही करने से चीजें ठीक हो जाएगी इमीडिएटली। एक शाह मोना का क्वेश्चन है, माय सन इज इन 11th, he can't decide about his future yet, that what he wants to be in life, so when is the right age to decide about career? सर ये मेरा भी क्वेश्चन है, मेरी 22 years old है, she हम्म, can't decide what to do. नहीं, वो कांट डिसाइड नहीं है, वो डिसाइड नहीं करना है। इट इज करना, द अच्छा। रनिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी। डिसाइड नहीं एक करना है, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड इज द हाई टाइम वेयर यू डिसाइड आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, आगे जाके क्या बनना है, बिकॉज बाद में तो काफी देर हो जाएगी। सेकेंड चीज इज, उस दौरान आप करियर काउंसलर का यूज कर सकते हैं, एप्टीट्यूड का यूज कर सकते हैं, उसके साथ ज्यादा बात करके उसको क्या पसंद आ रहा है उसके ऊपर जा सकते हैं। यू हैव टू डेफिनेटली कम्युनिकेट विद द चाइल्ड ओपनली कि आगे जाके क्यों बनना है और क्या बनना है, तो वो डेफिनेटली कर पाएंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें। हाँ, चित्रा जी को आंसर मिल गया होगा क्योंकि उनका सेम क्वेश्चन है कि डिसाइड नहीं कर सकता है। रचना पंचाल का है, सर माय डॉटर इज 1.5 year
but she eat not properly and every time so much crying without reason. आपने अगर मेरा बुधवार वाला सेशन अटेंड नहीं किया है तो Yes. फेसबुक पेज पर जाके वो वेडनेसडे वाला पूरा सेशन अटेंड कर लीजिए। इसमें आपके सारे जो क्वेश्चंस है, खाना नहीं खा रही है और खामखा रो रही है, उसके रीजंस आपको मिल जाएंगे और सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा। तो गो जी बैक, वेडनेसडे का पूरा सेशन आप वापस सुन लीजिए। जी जी। आई थिंक टाइम हो चला है, 8:57 है। हम 2 मिनट में अब हमारा सेशन रैप अप करेंगे। पूरा करें। हमेशा कहता हूं कि एज ह्यूमन बीइंग्स our greatness lies not so much in being able to remake the world। हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा सुधर जाए तो लाइफ अच्छी हो जाए, हमारा बच्चा सुनना शुरू कर दे तो लाइफ अच्छी हो जाए, उसकी करियर अच्छी हो जाए तो लाइफ अच्छी हो जाए। बट शायद ऐसा ना हो। दैट इज, as human being our greatness lies not so much in being able to remake the world, that is the myth of the atomic age, as in being able to remake ourselves। बच्चा सुधरे उससे पहले मैं उसके साथ कैसे एक्ट कर रहा हूँ, बिहेव कर रहा हूँ, हैंडल कर रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, या उसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, मुझे सबसे पहले उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। जब मैं अपने थॉट में, उसके दौरान अपने एक्शन में और बिहेवियर में बदलाव लाऊंगा तो 110% उस बाजू से भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने मेरे फर्स्ट सेशन में बताया था कि जो आप लोगों से या सिचुएशन से या सर्कमस्टेंसेस से चाहते हो उसको हमें पहले देना पड़ेगा। अगर हम बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे तो वो डबल रिस्पेक्ट हमें देगा। हम बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाएंगे तो वो हमें इंडिपेंडेंटली हैंडल करेगा। हम बच्चे को जब उसको चाहिए तब सपोर्ट देंगे तो जब हम जरूरत चाहेंगे तब वो हमें सपोर्ट करेगा। जब बच्चे को हम पहले सुनना सीखेंगे तो वो सुनना हमें सीखेगा। पहले हम उसको समझना सीखेंगे तो वो हमें समझना सीखेगा। तो जो हमें उनसे चाहिए वो पहले हमारे सोच में और फिर हमारे बिहेवियर में लाना है, और उसी वजह से इन टर्न उनके बिहेवियर में भी वो आ जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप कि मेरे जो तीनों सेशंस हैं उसको आप 2-3 बार और रिवाइज करेंगे ताकि उसको आप प्रैक्टिस में ला पाएंगे। बिकॉज आज जो बातचीत हुई है वो इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो आपके लाइफ में रियलिटी नहीं बनने वाली है। अगर वो एक्शनेबल स्टेप में नहीं आएगी तो वो रियलिटी नहीं बनेगी। तो हमें इस इंफॉर्मेशन को रोज के रोज प्रैक्टिस करके उसको अपने लाइफ में लाना है, तो ही वो रियलिटी होगी और तभी उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। तो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ and live the life the way you want and the way your child want, and create a family that you really want। So good luck to all of you, and Nehaben, let's wrap up the session। या सर ने 3 सेशन बहुत अच्छे से दिए। जब भी आदर्श अहमदाबाद को सर की जरूरत पड़ती है वो हमेशा तैयार रहते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं। आपने वक्त निकाला इतना पैंडेमिक टाइम में, इसके लिए मैं आदर्श अहमदाबाद की तरफ से और अपनी ओर से थैंक यू बोलती हूँ आपको। आगे भी हम आते रहेंगे सर को लेके, जैसे जैसे सर को वक्त मिलेगा मैं आपके साथ निश्चल सर के साथ हाजिर होंगी। मंडे का हमारा सेशन आ रहा है डॉक्टर आशीष के साथ, तो एक नए सेशन के साथ हम मंडे को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है और आपने एक लास्ट में बहुत अच्छी बात कही कि ये इंफॉर्मेशन है, जब तक आप उसको अपने जीवन में लाओगे नहीं, जब तक आप अपने बच्चे को प्यार करोगे नहीं, जब तक अच्छा कम्युनिकेशन करोगे नहीं, तब तक वो लाइफ चलेगी नहीं। तब तक आपके ये क्वेश्चंस आगे वही रहेंगे। फिर सर आएंगे तो यही क्वेश्चंस आपके पास होंगे कि जब तक आप उसको अप्लाई नहीं करोगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। और कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो यही जो प्रेजेंटेशन है उसके नीचे आप क्वेरी करके सारे पार्टिसिपेंट्स दे पाएंगे, हम उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।